जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए दोस्तों, हम लोग सीडीएस 2022 के क्वेश्चंस ऑफ कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर भी लिए। सारे क्वेश्चंस की मैं आपको सोर्सेज बताता हुआ चल रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये होगी इस चैनल के माध्यम से कि अब मैं क्या करूँगा, इस वीडियो सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद ऑफ कोर्स हम लोग CSE के इसी तरह से क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ NCERT की फ्री कोर्सेज चलाऊँगा मैं। क्योंकि मैंने जहाँ तक रियलाइज़ किया और आप सबने ये रियलाइज़ किया होगा, इस PYQ कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ से अगर आप जुड़े होंगे तो आपने इस बात को ज़रूर रियलाइज़ किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे NCERT से आते हैं। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे कह सकता हूँ CDS और NDA में खास करके, और आपके जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं जैसे CAPF हो गई, CISF हो गई, इनमें 90% से ज़्यादा क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं। और इसके अलावा सिविल सर्च में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, हमें ऑलरेडी पता है। तो NCERT के जो इंपॉर्टेंट बॉक्सेज हो गए, चार्ट्स हो गए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो गए, उन्हें मैं कवर करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड उसके लिए। फिलहाल हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसकी मैंने ऑलरेडी 1 पार्ट कवर कर दिए, ये इसका सेकंड पार्ट है और आज आए हुए हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो ये सब क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। 115th नंबर से करेंगे। 114 तक हमने कर लिया था। ये सेट ए के अकॉर्डिंग है। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है स्मृति लिटरेचर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो ओनरशिप है उसके बारे में कौन सी बात यहाँ पे गलत है, नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया। पहला कहा जा रहा है कि जो पैटर्नल स्टेट है यानी जो पैतृक संपत्ति है वो बेटों में बराबर मात्रा में बटेगी, इक्वली डिवाइड की जाएगी। दूसरा कहा जा रहा है वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज, यानी वुमेन के पास ये अधिकार था कि वो उन संपत्तियों को, उन गिफ्ट को अपने पास बनाए रख सकती है जो उन्हें उनके विवाह के दौरान गिफ्ट में मिलते हैं। तीसरा कहा जा रहा है द गिफ्ट टू वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज वर नोन एज स्त्री धन, यानी स्त्री धन उस चीज़ को कहते हैं जब महिलाओं को शादी के दौरान जो गिफ्ट मिलते हैं। चौथा कहा जा रहा है स्त्री धन वाज नॉट इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड, यानी बिना हस्बैंड के, बिना पति की परमिशन के स्त्री धन को इनहेरिट नहीं किया सकता बच्चों के द्वारा। सो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको सवाल का सोर्स बताऊंगा, सवाल कहाँ से लिया गया है। तो ये हम सबकी प्यारी हिस्ट्री की बुक है NCERT की, थीम 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। ठीक है, किनशिप कास्ट एंड क्लास के बारे में बात की गई है। अगर इसी चैप्टर के अंदर आप देखें तो यहाँ पे पेज 68 में आप देख सकते हैं बर्थ के बियॉन्ड क्या क्या बातें की गई है। पहला, जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखिए, महाभारत के फर्स्ट क्रिटिकल एपिसोड की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच जो यहाँ पे डाइस का गेम होता है, हम सब ने ये सुना हुआ है कि डाइस के गेम के में क्या होता है कि जो हर चीज़ जैसे गोल्ड हो गए, एलिफेंट्स हो गई, चेरियट हो गई, स्लेव हो गई, इन चीज़ों को पांडवों के द्वारा दाव पर लगा दिया जाता है और फाइनली सारी चीज़ें लॉस्ट कर दी जाती हैं। ये हम सबको पता है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि वाइफ द्रौपदी को भी स्टेक कर दिया जाता है और लॉस्ट हर टू, और उन्हें भी लॉस्ट कर लिया जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बाजी है, जो दाव है, वो कौरव जीतते हैं। तो यहीं पे इस कहानी की शुरुआत होती है और हमने ये समझना प्रारंभ करते हैं मनुस्मृति के अनुसार जो पैटर्नल स्टेट है वो सन्स में इक्वली डिवाइड होगा पेरेंट के डेथ के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, फिर से समझिए। मनुस्मृति का ये कहना था कि जो पैटर्नल स्टेट है वो डिवाइड की जाएगी सन्स में, सन से अमोंग, आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट, यानी एल्डेस्ट के लिए एक स्पेशल शेयर होगी। यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि वुमेन कोई क्लेम शेयर नहीं कर सकती इन रिसोर्सेज में, लेकिन वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज स्त्री धन, यानी वुमेन्स उन संपत्तियों को रिटेन कर सकती है, उन गिफ्ट को रिटेन कर सकती है जो उन्हें विवाह के दौरान स्त्री धन के रूप में, वुमेन वेल्थ के रूप में दिए जाएंगे। तो स्त्री धन का मतलब आपने समझा, वुमेन वेल्थ जो कि उसे विवाह के दौरान दिए जाएंगे। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट, यानी बिना हस्बैंड के क्लेम के, बिना पति के हस्तक्षेप के चिल्ड्रन को इनहेरिट किए जाएंगे। कौन से धन? स्त्री धन की बात की जा रही है। यानी स्त्री धन में कहने का अर्थ यह है कि हस्बैंड का कोई इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बात को आप समझ रहे हैं? फिर से समझिए, स्त्री धन जो कि महिलाओं को उनके विवाह के दौरान मिला है, इस चीज को इनहेरिट करने की पावर हस्बैंड के हाथों में नहीं होगी। हस्बैंड इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। मनुस्मृति में यह भी कहा गया, वार्न वुमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी, यानी फैमिली प्रॉपर्टी वुमेन को नहीं होल्ड करने चाहिए, इस चीज के अगेंस्ट वार्निंग दी गई है। विदाउट द हस्बैंड परमिशन, बिना हस्बैंड के परमिशन के।
सो मान लीजिए दोस्तों, इस सवाल में आपने अगर पहले से कुछ नहीं पढ़ा है तो बस आप इसे लॉजिक से कर सकते थे। कैसे? सबसे पहला ऑप्शन आप ये सोचते कि जो पैटर्नल स्टेट है वो सन्स में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ये कहीं से भी गलत नहीं लग रहा, लॉजिकली करेक्ट है और ये हम लोग आज के टाइम पे भी देखते हैं। दूसरा देखिए, वुमेन को अलो किया जाएगा गिफ्ट को, तो ये भी बात सही लगती है कि हाँ, विवाह के दौरान जो उन्हें गिफ्ट दिए जाएंगे, जो स्त्री धन दिया जाएगा वो रिटेन करके बनाए रख सकती हैं। तीसरा देखिए, जो गिफ्ट वुमेन को दिया जाएगा शादी के दौरान, विवाह के दौरान, वो स्त्री धन कहलाएगा। ये हम सबको पता है, स्त्री धन के विषय में हमने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। लेकिन ये बात आपको गलत लगनी चाहिए। बिना हस्बैंड के परमिशन के जो यहाँ पे है वो स्त्री धन को इनहेरिट नहीं किया सकता, ऐसा कहा जा रहा है, जो कि गलत है। बिना हस्बैंड के परमिशन के भी स्त्री धन को उनके बच्चों में इनहेरिट किया जा सकता है, तो ये बात यहाँ पे गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। एनसीईआरटी के माध्यम से हमने देखा। तो यहाँ से एक बात और आपको स्पष्ट लगी होगी कि जितने भी कठिन सवाल हो या इजी सवाल हो, ज़्यादातर सवाल एनसीईआरटी से ही आते हैं। सो दोस्तों, अगले सवाल में आगे बढ़ने से पहले यूपीएससी ईपीएफओ में 2015 में ये क्वेश्चन आया। आपको स्त्री धन के संदर्भ में बातें पूछी गई थी और आपको बताना था कि कौन कौन सी बातें यहाँ पे सही है। पहला कहा जा रहा है, वेरियस टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू वुमेन ऑन वेरियस ओकेजन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। हमने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ ली कि वुमेन को जो गिफ्ट दिया जाएगा लाइफ टाइम में वो दिया जाता है वेरियस ओकेजन में, वही स्त्री धन कहलाता है। दूसरा कहा जा रहा है, वेरियस टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू अ वुमेन एट द टाइम ऑफ हर फर्स्ट मैरिज। ये बात देखिए, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या केवल फर्स्ट मैरिज के दौरान जो प्रॉपर्टी दी जाएगी क्या वही स्त्री धन कहलाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री धन का मतलब होता है सिंपल कि स्त्री को दिया जाने वाला धन जो कि उनके जीवन काल के दौरान उन्हें कभी भी दिया जा सकता है। ठीक है, इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है और पहली सही है। तो ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करते तो वहां से भी आपका आंसर निकल जाता। आगे पढ़ लेते हैं। ऑन द वुमेन्स डेथ दिस वेल्थ कुड बी इनहेरिटेड बाय हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। ये बात भी हमने देखी, वुमेन के डेथ के बाद वेल्थ को इनहेरिट किया जा सकता है चिल्ड्रन और हस्बैंड के द्वारा। और चौथा देखिए, ऑन द वुमेन्स डेथ दिस वेल्थ कुड बी इनहेरिटेड बाय हर नेचुरल लीगली एडॉप्टेड चिल्ड्रन विथ नन ऑफ द सन इन लॉ हैविंग एनी क्लेम ऑन एनी पार्ट देयर ऑफ। ये बात तो गलत है। यहाँ पे जो बात लिखी गई है, सन इन लॉ को कोई क्लेम नहीं दिया जाएगा, ये बात हम लोग ऐसे लॉजिकली भी सोचे तो ये बात यहाँ पे गलत बनती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता हमारा 1 और 3 ओनली। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक को अगर आप समझ ले तो फिर उससे दूसरे एग्जाम से सवाल नहीं पूछा जाता, और भी बहुत बार स्त्री धन के ऊपर सवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी एम्ड एट, यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी आप कह लें कि 1800 के बाद से जो ब्रिटिश की पॉलिसी रही अफगानिस्तान के विरुद्ध, वो किस तरह की रही? क्या अफगानिस्तान को स्ट्रेंथन किया जा रहा था बफर स्टेट के रूप में रसिया के अगेंस्ट, यानी अफगानिस्तान को स्ट्रेंथन करना था ताकि वो रसिया के अगेंस्ट रसिया उन्हें ऑक्यूपाई ना कर पाए। दूसरा कहा जा रहा है कि रशियन इन्फ्लुएंस को कमज़ोर करना था अफगानिस्तान में, लेकिन ना ही एक अफगानिस्तान स्ट्रॉन्ग भी बनाना था। यानी क्या कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान को तो बचाना था रशियन के इन्फ्लुएंस से, लेकिन अफगानिस्तान को मजबूत भी नहीं होने देना था। एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में अफगानिस्तान को नहीं उभर करके आने देना चाहती थी ब्रिटिश। तीसरा कहा जा रहा है कि रशियन इन्फ्लुएंस को अफगानिस्तान में प्रमोट करना था ताकि जो ट्राइबल लीडर के जो इंसर्जेंसी देखने को मिल रही थी, अराजकता जो देखने को मिल रही थी, उसे कंट्रोल किया जा सके। चौथा कहा जा रहा है अनेक्सिंग अफगानिस्तान एज अ डायरेक्टली कंट्रोल्ड ब्रिटिश टेरिटरी, यानी अफगानिस्तान को एनेक्स कर लेना था, कब्जा कर लेना था एक ब्रिटिश टेरिटरी के रूप में। तो इस सवाल के डिस्कशन से पहले मैं आपको एक पीवाईक्यू दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, सीडीएस 2015 में पूछा गया सवाल है। आपसे क्या पूछा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में 19th सेंचुरी के प्रारंभ में किस तरह का था? तो ऑप्शन देखते हैं। मेक यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें यूज़ करना। दूसरा, इंश्योर करना कि रशियन एम्पायर का कोई इन्फ्लुएंस ना देखने को मिले अफगानिस्तान में। तीसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रिटिश एम्पायर की रीच को बढ़ाना। चौथा कहा जा रहा है कि स्टेब्लिश करना एक मोनोपोली को अफगानिस्तान के मार्केट में। तो बाकी सारे ऑप्शंस इलॉजिकल है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इंश्योर करना कि रशियन एम्पायर को कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में, अफगानिस्तान के मैटर में। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करते हैं। 8th क्लास की जो एनसीईआरटी आती है आवर पास्ट, उसका पार्ट 3 पेज नंबर 18 में आप देख सकते हैं। लेट 1830s में कहा जा रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रसिया को लेकर के चिंतित होती है। क्यों रसिया को लेकर के चिंतित होती है? वो उन्हें ये लगने लगता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि रसिया जो है वो एशिया तक एक्सपेंड कर सकती है और इंडिया में भी आकर के एंटर कर सकती है, अपना दबदबा बना सकती है। खास करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अगर हम लोग देखें उस टाइम के परस्पेक्टिव से, तो कांधार हो गई और जो
पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले प्रोविंसेस हो गए वहाँ पर आके। तो इसी डर के कारण ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, वो चाहते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट है जहाँ से रसिया के अटैक करने का खतरा है उन चीज़ों को फोर्टिफाई कर दिया जाए, इस तरह से बना दिया जाए कि रसिया जो है वो अफगानिस्तान में एंटर ना कर पाए। इसलिए वो प्रोलॉन्ग्ड वार, काफ़ी लंबे समय तक वॉर करती है अफगानिस्तान में 1838 से लेकर 1842 के बीच, और इनडायरेक्ट कंपनी रूल स्थापित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों रसिया क्यों जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अफगानिस्तान के साथ युद्ध देखने को मिलता है 1830s में। तो क्या इसके पीछे का रीज़न होता है अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करना या फिर अफगानिस्तान पर कब्जा करना? ये सब रीज़न नहीं है। रीज़न सिंपल सा ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डर जाती है कि अब कहीं रसिया जो है वो आकर के अफगानिस्तान पर कब्जा ना कर ले जाए। तो इस वजह से फिर हमें सारी कहानी देखने को मिलती है। और ये भी बात ध्यान रखिए कि 1843 में जो सिंध है, सिंध प्रांत, उसे कब्जा कर लिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और जो महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। और 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की भी डेथ हो जाती है, और फाइनली 1849 में पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है। सो यहाँ पे अब चलते हैं ऑप्शंस की ओर। क्या अफगानिस्तान को मजबूत करने का इरादा था? बिल्कुल नहीं। क्या रसियन इन्फ्लुएंस को अफगानिस्तान में बढ़ाने का इरादा था, प्रमोट करने का? ये तो जस्ट उल्टा कह दिया गया। अफगानिस्तान को एनेक्स करके डायरेक्टरी कंट्रोल ब्रिटिश टेरिटरी बनाना चाहती? नहीं, इसके पीछे का मकसद ये नहीं था। इसके पीछे का एम क्या था? ये था कि रसियन इन्फ्लुएंस को कमज़ोर करना अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान को भी मजबूत बनने नहीं देना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अदरवाइज वो वहाँ पर जो रीजनल किंगडम है वो स्थापित हो जाते और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से ऑक्यूपाई नहीं कर पाती। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अब नाउ हम लोग बढ़ते हैं टफेस्ट क्वेश्चन की ओर। टफ से भी ऊपर वाला टफ है ये। अब पूछा जा रहा है मुंजानिक का क्या मतलब था मिडिवल पीरियड में? पहला ऑप्शन है कैनन, दूसरा है कैटाप्यूल्ट, तीसरा है गन केराज और पोर्टेबल आर्मरी। तो कैनन का मतलब पता होगा आपको, तोप। कैटाप्यूल्ट जो आपकी जो गुलेल होती है वो कैटाप्यूल्ट कहलाती है। गन केराज तो आपको पता ही होगा, और एक पोर्टेबल आर्मरी। सो दोस्तों देखिए, ये है रेफरेंस, आप कह सकते हैं एज, क्योंकि एग्जैक्ट इमेज तो मिलना मुश्किल है मिडिवल पीरियड की, लेकिन ये मंजालिक या मुंजालिक की आप कह सकते हैं ये। तो ये जो है यहाँ पे ये तोप टाइप की चीज़ होती थी, ठीक है, यही मुंजालिक कहलाती थी। सो मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स को रेफ़र किया। ऑफ कोर्स ये एनसीईआरटीज़ के अंदर नहीं है। काफ़ी सारी वेबसाइट को रेफर्स करने के बाद जैसे बहुत सारी बुक्स, वाइट गन पाउडर और फायर वार्म, इस तरह की जो बुक्स हैं उनमें मैंने ये पढ़ा कि देखिए क्या बताया जा रहा है, पर्शियन टर्म्स क्या क्या यूज़ होती थी फायर आर्म्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली वाइल मेनी ऑफ दीज टर्म्स सच एज मंजानिक आर यूज टू रेफर द कैनन। ठीक है, यहाँ से आप कंफर्म कर लीजिए, कैनन को रेफर करने के लिए मंजानी का यूज़ किया जाता था। बहुत सारे वेबसाइट्स ने इसका गलत आंसर दिया है। ऑफ कोर्स ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट यहाँ से ये क्लियर होता है और विकिपीडिया में भी आप इसे क्लियरली पढ़ सकते हैं। मंजानिक का अर्थ क्या होता है? मैंगोनिल। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में स्किप करने के लिए होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। आपसे पूछा जा रहा है कि अश्व घोष ने कौन सी किताब नहीं लिखी है। ऑप्शन है हमारे पास सरीपुत्र पराकरण, दूसरा है बुद्ध चरित, तीसरा है सौंदर नंदन और चौथा है मंजूश्री मूल कल्प। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो एंशियंट बुक्स एंड टेक्स्ट के ऊपर मैंने लगभग 1.5-2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी एंशियंट बुक्स के ऊपर। उसमें मैंने इसे कवर किया था। अभी भी आप जा करके देख सकते हैं, आपको बस मेरी प्लेलिस्ट में जानी है, वहाँ पे हिस्ट्री प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पे आपको कुछ वीडियोज़ मिलेंगे, उसी के अंदर आपको एंशियंट बुक्स एंड टेक्स्ट ढूंढना है। वहाँ पर 2 या 3 पार्ट होंगे, आप उनमें जा करके देखिए। ये हूबहू सवाल मैंने करवाया है। अब ये क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट है? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि अश्व घोष बुद्ध चरित किताब जो है वो अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है, ये लोगों को पता होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा सौंदर नंदन के बारे में भी पता होगा, क्योंकि हाल के कुछ सालों में एग्जाम्स में पूछा गया सौंदर नंदन के बारे में। लेकिन इन दोनों का नाम थोड़ा कठिन है, बट मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। सो देखिए, उस टाइम मैंने आपको यही बताया था कि अश्व घोष ने बुद्ध चरित, सौंदर नंदन, सरीपुत्र पराकरण, वज्रोसूची, श्रद्धोपत और गंडी स्त्रोतगत, इन सारे बुक्स को लिखा है, जिसमें जो ऊपर के 3 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इतना याद रखना पॉसिबल है? इसलिए मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री में आपको सोर्सेज लिमिटेड करने हैं। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स भी देख रहे हैं तो इन फैक्चुअल्स जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसमें आपको ज़्यादा बार वीडियोज़ को देख लेना चाहिए, 2 से 3 बार पीरियोडिक रिविजन करना चाहिए, तभी फायदा होगा। सोर्सेज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। और खास करके फैक्चुअल सवालों में, जैसे अभी यही क्वेश्चन है अश्व घोष वाला, तो अगर आपने इसे 2-3 बार पढ़ा होगा तभी आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है।
सो हमने यहाँ पे देखा कि सरिपुत्र पराकण, बुद्धचरित और सौंदर नंदन ये तीनों सुघोष के द्वारा लिखा गया है। मंजूश्री मूल कल्प जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हमें अश्वघोष के बारे में पूछा गया है। अश्वघोष किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कनिष्क कौन से राजा थे? शक राजा। शक संवत की स्थापना किसने की? कनिष्क ने। कब की? 78 AD। ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए, फिर किताबों से सवाल आ गया और ये भी मैंने कवर्ड किया है। तो आप देख रहे हैं, जब मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं चीख के बता रहा था आपको कि बुक्स से क्वेश्चन आने ही आने हैं। बहुत ही ज़्यादा कुछ कोर एरियाज होते हैं हिस्ट्री के जिनमें बुक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके एंशिएंट बुक्स। तो मुझे नहीं पता था कि 2-3 सवाल आ जाएंगे, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं टफ नेचर के क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से करके जाते हैं, उन पर नोट्स प्रॉपर बना लेते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए फिर इसे करते हैं। एक साइड में लिटरेरी वर्क दिया गया और दूसरी साइड में ऑथर के बारे आपको पूछा गया है। तो मृच्छकटिकम कॉमन बुक है, सबको पता होगी। लिटिल क्ले कोर्ट शूद्रक ने लिखी है, जो कि एक पुअर ब्राह्मण चारुदत्त की लव स्टोरी पर बेस्ड है। अगर आपको याद हो तो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी आया है मृच्छकटिकम के ऊपर, और मैंने उसी वीडियो में PYQs को भी कवर किया है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक के साथ जाएगा। और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। मिर्च को आप मच्छर समझ लिए और ये शूद्रक सू यानी पुराने सू वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ पे मच्छर आ जाते हैं, इस तरह से कोई ट्रिक थी। उसके बाद देखिए कीर्ता अर्जुनियम भारवी ने लिखा है, वेरी फेमस। कीर्ता अर्जुनियम अगेन अर्जुन से रिलेटेड स्टोरी है और ये भारवी ने लिखा है। रावण वध और दूत घटोत्कच, इनमें आपको दिक्कत आ सकती थी, लेकिन रावण वध थोड़ा कॉमन है, भट्टी ने लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-4-1। ओके, लास्ट हमें देखना है 3-4-1, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पे ये मुझे भी नहीं पता था ए वाला, बाकी तीनों कॉमन थे, बाकी तीनों कॉमन है। दूध घटोत्कच किसने लिखा? फिर अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन पे जाऊँ तो भास ने लिखा है। ओके, देखिए भास की जो कॉमन बुक है वो स्वप्नवास वदता है। अगर आपको याद हो, स्वप्नवास वदता बुक भास के द्वारा लिखी गई है, लेकिन उनकी कॉमन बुक को ना पूछ करके डिफिकल्ट बुक को पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस टफ फ्रेम किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, अगर आपने अच्छे से इन फैक्चुअल चीज़ों को समझ के पढ़ा है, तो आप इन्हें आसानी से आंसर कर सकते हैं। सो दोस्तों देखिए, बुक से सवाल पूछा जाना कोई नई बात नहीं है, सालों से ये परंपरा चली आ रही है। आप एक ऐसा कोई एग्ज़ाम बता दीजिए जहां एंशिएंट बुक से सवाल ना आता हो। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्ट भी कर दिया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। देखिए, आइए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, और इस रिविज़न के बाद मैं आपको अश्योर करूँगा कि अगर क्वेश्चन, देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर मैं कोई भी टॉपिक कवर करता हूँ और अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो मैं अश्योर करूंगा कि 90-95% चांसेस है कि उसी वीडियो सीरीज में वो कवर्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए, आइए बुक्स कर लेते हैं। सबसे पहली बुक, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन भी CDS 2022 में पूछा गया। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ 2 दिन पहले, उसमें कि पूछा गया था तोलका PM क्या है। तो यहीं पे देखिए मैंने ब्रैकेट में ही लिख दिया, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, तोलका PR जी के द्वारा लिखा गया है। कभी मत भूलिएगा, नाम देखिए, नाम तोलका PM, तोलका PR, सारे ही अक्षर मिल रहे हैं, बस लास्ट का एक लेटर अलग है। ठीक है, कभी भूलेंगे क्या? नहीं। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन है किस भाषा का लिखा हुआ है तो कैसे याद रखेंगे? T4 तोलका PR, T4 तमिल। अब याद रहेगा? ठीक है। मान लीजिए फिर भी भूल जाए तो फिर कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, तोलका PM, तोलका PR, ये तमिल नाम लग रहे हैं, आप इसे नहीं भूलेंगे। और ग्रामर पर ये है, तो ग्रामर की जब बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामर पर सबसे पुरानी बुक्स कौन सी है? याद है ना? भूलना नहीं आपको। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाली बुक है। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। किसने लिखा है? बताइए किसने लिखा है? पाणिनि ने। पाणिनि ने जो बुक लिखी है वो किस पर बेस्ड है? ग्रामर पर। वो कब लिखा है? 4th सेंचुरी AD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, वो 6th सेंचुरी AD। इसके लगभग 200 सालों के बाद किसने लिखा है? तोलका PM ने। कौन सी बुक लिखी है? तोलका PR। तो काफ़ी पुरानी बुक आप कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, शिलापादिकरम, ना जाने ये भी कितनी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है। ध्यान रखिए किस पर बेस्ड है? जैन मोंक पर और चेरा प्रिंस पर। किसने लिखा? इलांगो अडिगाल ने। किसने लिखा? इलांगो अडिगाल। दूसरा देखिए, मणिमेखलाई। मणिमेखलाई किसने लिखा? मणिमेखलाई लिखा साथनार ने। स्पेलिंग देखिए, SATHANAR। अगर आप तमिल वर्ड में जाएंगे तो फिर चातनार या साथनार बोलते हैं। ये क्या है? ये तमिल बुक है। ठीक है, तमिल बुद्धिस्ट एपिक है।
और उसके बाद देखिए विक्रम देवचरित किसने लिखा? बिल्हड़ ने। ध्यान रखिए, मैं आपको समझाता हूँ। वो हालांकि उस वीडियो में मैंने सारी बुक्स पर चर्चा की है, आप उसे ही रेफर करिए, बट फिलहाल मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। देखिए बिल्हड़ है पहला, दूसरा कल्हड़। पहला है बिल्हड़, दूसरा है कल्हड़, और दोनों का टाइम पीरियड कौन सा है? तो देखिए कल्हड़ का टाइम पीरियड 12th सेंचुरी के आसपास और बिल्हड़ का है 11th सेंचुरी के आसपास। दोनों ही जो बुक लिखते हैं वो कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड है। कश्मीर में कौन कौन से राजा आए, आपके कश्मीर में किस तरह का किंगडम चला, इन चीज़ों पर डील करता है। अब बुक का नाम समझिए, कल्हड़ जो बुक लिखी है वो कौन सी बुक है? राज तरंगीन। राज नाम का एक लड़का है, उसे तरंग गिनने के लिए कहा जा रहा है, वो कह रहा है आज नहीं कल गिनूंगा। ये वाली निमोनिक इस तरह के भी आप ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। राज तरंगीन, आज नहीं कल गिनूंगा, तो कल्हड़, ठीक है, आज नहीं कल गिनूंगा, तो कल्हड़। अब देखिए कल्हड़ ने जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है? राज तरंगिनी। कब लिखी है? 12th सेंचुरी AD में। किस पर डील करती है ये बुक बताइए? कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो कल्हड़ बुक है राज तरंगिनी के द्वारा लिखी गई है वो किस पर डील करती है, उसकी थीम क्या है? तो कश्मीर का इतिहास। और बिल्हड़ मैंने बता दिया कौन सी बुक लिखी है बिल्हड़ ने? विक्रम देवचरित, ठीक है, विक्रम देवचरित किसने लिखा है? बिल्हड़ ने। और एक बुक देखिए रामचरितम, ये किसने लिखा है? संध्याकर नंदी जी ने। ये दो अलग अलग इनके नाम है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, संध्याकर नंदी, 12th सेंचुरी की बुक। अगेन ये भी अभी स्टेट PSC के अंदर पूछा गया, हो सकता है आपके अगेन UPSC के किसी एग्जाम में रिपीट कर जाए। यही तो होता है ना कि एक एग्जाम में अगर कोई बुक पूछा गया वो दूसरे में रिपीट कर रहे हैं। अभी देखिए झारखंड PSC में पूछा गया था, वाकपति किसने लिखा? गोडाहो ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए डिफिकल्ट है, मैं एग्री हूं इस बात से कि आपने क्या क्या याद रखें, बट एक बार आप चार्ट बनाइए और बीच बीच में रिवाइज करिए। आप ये भी तो सोचिए, ये आपके 2 से 4 नंबर इसी पेपर में हम लोग देखें तो 2-2 सवाल आपके पक्के कर दे रहा है ये, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित सबको पता है, बाण भट्ट ने लिखा। अब देखिए हर्षचरित क्या है? हर्षवर्धन पर बायोग्राफी है। हर्षवर्धन कौन था? वर्धन या फिर पुष्यभूति वंश का राजा, 7th सेंचुरी का, ठीक है। उस पर जो बुक लिखी, उसने उसकी जो बायोग्राफी लिखी उसके मंत्री ने लिखी, बाण भट्ट ने। क्या हर्षवर्धन खुद ने बुक लिखी? यस, हर्षवर्धन ने अपनी बायोग्राफी नहीं लिखी, बट उसने 3 बुक्स लिखी हैं। कौन कौन सी 3 बुक बताइए? तो देखिए हर्षवर्धन जो राजा था 7th सेंचुरी का, ठीक है, पुष्यभूति वंश का बहुत ही महान राजा हर्षवर्धन, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी, उसने जो किताबें लिखी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हरियाणा सिविल सर्विस में पूछा गया, आए दिन ये एग्जाम्स के अंदर पूछ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपने नागमणि के बारे में सुना है? नागमणि जो होता है वो क्या है? एक तरह का रत्न है ना। रत्न मतलब आप समझते हैं ना, हीरे जवाहरात जो रत्न कहलाते हैं, और ये बड़ा ही प्रिय लगता है। बस हो गया, 3 बुक्स लिखे हैं, तीनों बुक के नाम याद हो गए। सिंपल माइंड में ये रखिए, नाग का रत्न बहुत ही प्रिय है, नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और भाई ये ट्रिक्स पर मेरा कॉपीराइट है, ठीक है, ये ट्रिक्स मैंने खुद बनाई है, तो आपको कहीं भी ये आप अपने याद रखने के लिए रखिए, बट अगर कोई और यूज़ कर रहा है तो आप कहिए कि नहीं ये अंकित सर की जो ट्रिक है। तो देखिए कौन सी ट्रिक मैंने बताई? नाग रत्न प्रिय, नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, किसने लिखी? हर्षवर्धन ने। आपको भूलना नहीं है, हर हालत में ये देखिए फिर से एग्जाम के अंदर रिपीट होगा। आगे देखिए मृच्छकटिकम पर मैंने डिस्कस किया, सुदरक ने लिखी। कीर्तार्जुनियम भारवी ने। सिर्फ किताब और लेखक के नाम याद रखना काफ़ी नहीं है, बहुत बार पूछा जाता है इस बुक का कंटेंट क्या है, तो वो मैंने आपको क्या रेफर करना है? प्लेलिस्ट जाइए हिस्ट्री में, वहाँ पे देखिए बुक्स वाले वीडियोस में। अच्छा दंडी मैंने बता दिया, 10 कुमार चरित्रम, दंडी भी बहुत ही महान लेखक थे, 10 कुमार चरित्रम इसने लिखी। काव्य दर्शन लिखी। भास देखिए, भास भी बहुत महान लेखक, स्वप्नवास दत्ता, चारू दत्ता, ये जो दत्ता वाले बुक है ये भास ने लिखी है, ठीक है, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि एक दिन हम इसे आगे चल के पढ़ेंगे इसलिए उन्होंने अपने स्वप्नवास दत्ता में अपने जो स्वप्न की गाथा है उसे लिखा। विशाखा दत्त, वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, मैंने बहुत ही डिटेल में ये सब कवर किया। अगेन मुद्रा राक्षस कोई राक्षस की कहानी नहीं है, मुद्रा राक्षस डील करती है किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद जो कि नंदवंश का अंतिम राजा था उसे हराया और गद्दी से उसे पदच्युत किया, यानी गद्दी से हटाया। और हाँ यहाँ पढ़ लीजिए, मुद्रा राक्षस जो देवी चंद्रगुप्तम जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के कोर्ट एंट्री केसेस को दिखाती है। हाँ विष्णु शर्मा, हम सबकी फेवरेट बुक, पंचतंत्र हम सब ने बचपन में पढ़ी है, और दूसरी हितोपदेश। और तीसरा देखिए अमर सिम्हा,
आपको अगर याद हो तो सिविल सर्विसेज में पूछा गया पिछले साल ना, पिछले साल पूछा गया था कि 3 लेखकों के नाम दिए गए थे और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था। तो अगर आपको ये पता होता कि अमर सिम्हा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे तो वहाँ से आप इसे आसानी से निकाल लेते। उन सारे सवालों को अगेन मैंने डिस्कस किया है, उसी अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करने लगूँ तो 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, ऐसे ही ये काफ़ी लेंदी होता जा रहा है। संख्या कनिका, देखिए ये नई बुक आपको लगी होगी, ये नोट कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछे। कामसूत्र पता ही होगा, वात्स्यायन। रावण वध, देखिए ये वाला बहुत कम लोगों को पता था, अगर आपको ये ना पता होता तो 2 ऑप्शन आपके अटक जाते सीडीएस वाले सवाल में। तो मुझे तो भाई याद था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, रावण वध किसने लिखा? भट्टी ने। भट्टी भी संस्कृत के अगेन बहुत बड़े विद्वान। अगला देखिए, पंच सिद्धांतिका किसने लिखा? वराह मिहिर ने। और बृहद संहिता भी। तो ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कवर हो गया सारा। सो आई थिंक हाँ, ये हमारा यहाँ पे भी पूरी वीडियो कवर नहीं हो पाएगी, काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं इस पार्ट को। तो ये सेकंड पार्ट है, ये एक इसकी लास्ट सीरीज आएगी वीडियो की, उसके बाद ये पूरी वीडियो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको ये आपको अच्छा लग रहा होगा ऐसे पढ़ के कि हाँ देखिए असल पढ़ाई यही है, ऐसा नहीं सवाल आया आंसर मैंने टिक कर दिया बस वीडियो हो गई ख़त्म। आपको ना ही बेनिफिट होगा 1% का भी, ये आप कहीं से भी देख सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे वीडियो लेक्चर्स थोड़े अलग तरीके से होंगे। अगर मैं कोई भी सवाल लूँगा तो मैं कोशिश करूँगा अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो फिर वो यहीं से आएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी की बहुत ही जल्द सीरीज आएगी, आप लोग थोड़ा वेट करें, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। आप देखिए, आपका सपोर्ट, अगर आप सपोर्ट करें मुझे तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगी। थैंक यू सो मच।